अहबाब भूल जाए, गंगा के बदले मेरी जहलम में फूल जाए, गंगा के बदले मेरी जहलम में फूल जाए, गंगा के बदले मेरी जहलम में फूल जाए। कश्यप बंधु के नाम से मशहूर आत्मनिर्वासित युवा ताराचंद बुलबुल ने कल्पना भी नहीं की होगी कि क्वेटा में लोरा नदी के तट पर उनके द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां 70 साल बाद कश्मीरी पंडितों के पूरे समुदाय को इन्हीं भावनाओं के समुद्र में डुबो देंगी। इस तुलना का उल्लेख इसलिए जरूरी है क्योंकि 20वीं शताब्दी में कश्यप बंधु के कश्मीरी पंडित समुदाय के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरने के पीछे समुदाय के सशक्तिकरण का बड़ा उद्देश्य था। उनकी प्रख्यात विरासत में यह विफलता का प्रमाण भी जोड़ता है। वह एक मुस्लिम बहुल कश्मीर में अपने अल्पसंख्यक समुदाय के अस्तित्व और भविष्य के लिए एक स्थायी सह अस्तित्व समाधान के विचार के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन इस कठिन चुनौती से उन्होंने बीच में ही परित्याग कर लिया। शायद वह अपने विरोधियों को समझा नहीं पाए और इस उद्देश्य से किनारा कशी कर ली। इस नाकामयाबी ने अंतिम विश्लेषण में एक सफल सामुदायिक नेता के रूप में उनकी विरासत को जरूर कमजोर कर दिया, लेकिन कश्यप बंधु एक सामुदायिक नेता से कहीं अधिक हैसियत रखते थे। एक रेसिलिएंट सुधारवादी और धर्मनिरपेक्ष राजनेता के रूप में उनकी स्थायी विरासत लोगों के दिलों और दिमागों में हमेशा जीवित रहेगी। कश्यप बंधु के निर्माण और उनकी असाधारण जीवन यात्रा को मोटे तौर पर 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, एक संपादक और कवि के रूप में। दूसरा, एक कश्मीरी पंडित समुदाय के नेता के रूप में। 3, एक राजनेता और प्रभावशाली ग्रामीण के रूप में। और 4, एक आधिकारिक प्रशासक के रूप में। 20वीं सदी के कश्मीर की क्रांतिकारी घटनाओं में उलझी इन सभी कार्यों का जहां ऐतिहासिक लेखा जोखा है, वहां इन घटनाओं का चित्रण कम दिलचस्प भी नहीं है। मान लें, एक व्यक्ति एक दास्तान हो सकता है। कश्मीरी पंडित प्रतिरोधक क्षमता और समाज सुधार का दूसरा नाम पंडित कश्यप बंधु का जन्म उस समय हुआ था जब कश्मीर भारतीय उपमहाद्वीप में बढ़ते राजनीतिक आंदोलनों के साथ एक बड़े सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के कगार पर था। उनके असाधारण जीवन की शुरुआत 24 मार्च 1899 को मध्य कश्मीर के त्राल तहसील के एक छोटे से गांव गिरू में ताराचंद भट्ट के रूप में उनके जन्म के साथ हुई। एक स्थानीय मकतब में प्रारंभिक शिक्षा के बाद अपने 2 भाइयों की तरह उन्हें राजधानी श्रीनगर के एस.पी. हाई स्कूल में भेज दिया गया। श्रीनगर में ताराचंद जल्दी ही एक सक्रिय छात्र में बदल गए। वह विशेष रूप से साहित्य और सक्रियता के प्रति आकर्षित थे। प्रेरणा देने, उकसाने और परिवर्तन को प्रज्वलित करने के लिए शब्दों की शक्ति उनके भीतर गहराई से गूंज रही थी। जैसे ही उन्होंने कविता लिखना शुरू किया और बुलबुल की उपाधि ग्रहण की, उनकी साहित्यिक अभिव्यक्तियां खिलने लगीं। हालांकि मैट्रिक के बाद उनके जीवन का प्राथमिक उद्देश्य अभी भी सरकारी नौकरी थी, जिसके लिए उनका परिवार उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। इसके लिए ताराचंद ने बड़ी चतुराई से अपनी कविता का इस्तेमाल कर ब्रिटिश राजस्व अधिकारी को प्रभावित किया। अधिकारी से मिलने के लिए नारबल गुलमर्ग दूर तक पैदल यात्रा की और उनकी प्रशंसा की। प्रभावित होकर अधिकारी ने उन्हें सहायक भूमि सर्वेक्षक नियुक्त किया। ताराचंद का काम उन्हें कश्मीर के विभिन्न गांवों में ले गया, जहां उनका सामना जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से हुआ। उन्होंने उनकी कहानियों, उनके संघर्षों और उनकी आशाओं को सुना। उनका दिल उनकी दुर्दशा के लिए सहानुभूति से भर गया। एक दिन एक दूरदराज के गांव में एक असाइनमेंट के दौरान तारा ने अन्याय का एक ऐसा कार्य देखा जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। हुआ यूं कि कुलगाम के तहसीलदार को दीप कौल नाम के एक रईस से मिलने जाना था। अपने मार्ग में पड़ने वाले गांवों को आदेश जारी किया था कि वे शाम के बाद सड़क के किनारे खंभों पर घास की गांठों को जलाकर अपने काफिले के लिए सड़क को रोशन करें। ताराचंद ने अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राम प्रधान को इस आदेश का पालन न करने के लिए मना लिया। उनकी रिपोर्ट की गई और जांच की गई, लेकिन इससे पहले कि उन्हें अवज्ञा और उकसाने के लिए गिरफ्तार किया जा सके, वह लाहौर और फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत के क्वेटा शहर भाग गए।
वहां उन्होंने आत्मनिर्वासित निर्वासन में एक लेखक के रूप में एक नया जीवन शुरू किया। उन्हें केसरी अखबार में नौकरी मिल गई और जल्द ही उन्होंने खुद को पत्रकार के रूप में स्थापित कर लिया। लाहौर शहर, जो अपनी बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवंतता के लिए उस समय दूर दूर जाना जाता था, ने ताराचंद को आकर्षित किया। उन्हें आर्य समाज से लाहौर में अपने मुखपत्र आर्य गजट के लिए नौकरी का प्रस्ताव मिला। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक आंदोलन के रूप में वैदिक हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से अविभाजित पंजाब में सामाजिक सुधार की वकालत करता था। लाहौर शहर तब उत्तर भारत में आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिकी और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, जो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के मुख्य केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। इन सभी ने मिलकर शहर को विचारों के जीवंत आदान प्रदान का आकर्षण प्रदान किया था। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की बढ़ती इच्छा से राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही थीं। बोल्शेविक क्रांति की कहानियों ने क्रांतिकारी रूमानियत और युवा गतिविधियों के लिए जमीन तैयार कर रहा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से लाहौर जाना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। आर्य समाज आंदोलन के साथ उनके गहरे जुड़ाव ने सामाजिक न्याय और राजनीतिक सक्रियता के लिए उनके जुनून को बढ़ावा दिया। इसने उन्हें एक समाज सुधारक भी बना दिया। इस माहौल ने ताराचंद की विश्वदृष्टि को प्रभावित किया। उन्होंने अपनी भावी पत्नी बिमला दत्ता को इसी शहर में पाया। वह एक पंजाबी और साथ ही आर्य समाजी सेवक थी, जो बाद में उनके साथ कश्मीर चली गईं और वरिष्ठ स्तर पर शिक्षा विभाग में काम किया। लाहौर में छात्रों, व्यापारियों, अप्रवासियों और सैकड़ों मजदूरों सहित कश्मीरियों की एक बड़ी आबादी थी। कश्मीरी मुस्लिम मजदूरों को हतो चिल्लाकर उनका मजाक उड़ाना और उनका शोषण आम बात थी। ताराचंद ने इस पर खुद को अपमानित महसूस किया और उनकी देखभाल के लिए एक कल्याण बोर्ड शुरू किया। उनकी गरिमा और उनके साथ ठीक व्यवहार करने के लिए उनकी वकालत ने उन्हें लाहौर के कश्मीरियों के संपर्क में लाया। अपने हमवतनों के लिए उनके जुनून और कश्मीर केंद्रित विषयों पर लिखने में दिखाई गई रुचि को देखते हुए आर्य समाज लीडरशिप ने उन्हें कश्यप बंधु का खिताब दिया, जिसका अर्थ है ऋषि कश्यप की भूमि के लोगों का भाई और साथी। इसके बाद उनका नाम और आवाज कश्मीर घाटी और शेष भारत दोनों के कार्यकर्ता हलकों में गूंजने लगी। पंडित कश्यप बंधु ने कश्मीरी पंडित समुदाय को एक कठिन समय में नेतृत्व प्रदान किया। 1930 के दशक में अपने समुदाय को प्रेरित करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तत्कालीन रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चुनौती दी। अपने समुदाय के प्रति बंधु की अटूट प्रतिबद्धता, नेतृत्व और लोगों को एक साथ करने की उनकी क्षमता ने उन्हें कश्मीरी पंडित समुदाय के भीतर लोकप्रिय बना दिया। अपने अटूट समर्पण और बुद्धि शक्ति और करुणा पर आधारित उनके समाज सुधार ने उन्हें कश्मीर में एक घरेलू नाम बना दिया। हालांकि इस भूमिका में उनके अपने लोगों ने उनके नेतृत्व को जीवन भर अकल्पनीय तरीकों से परखा। उनकी अनुपस्थिति में 1920 के दशक में कश्मीरी युवाओं में अपने हक की मांग करने की सोच और इनके लिए आवाज उठाने का चलन तेजी से उभर रहा था। सनातन धर्म यंग मेंस एसोसिएशन के नेतृत्व में युवाओं द्वारा शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कश्मीरियों के लिए समान अवसरों की मांग के लिए आंदोलन के बाद कुछ अधिकारों की मांगें मान ली गई थी। कुछ समय बाद कश्मीरी मुस्लिम युवाओं के बीच भी इसी तरह एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया। वे बढ़ती संख्या में आधुनिक शिक्षा को अपनाने लगे और कश्मीरी पंडित युवाओं की तरह उनकी आकांक्षा भी सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक उन्नति के लिए थी। उन्होंने अपने एजेंडे को आगे करने के लिए अपने स्वयं के संगठन बनाए। मुस्लिम युवाओं द्वारा इस नई जागरूकता और अभियान ने कश्मीर के इतिहास को एक नया मोड़ दिया। भारतीय उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक राजनीति के उदय ने उस समय कश्मीर में भी पैर जमाए। पंजाब में मुसलमानों के अधिकारों की वकालत करने वाले राजनीतिक दल पंजाब मुस्लिम लीग ने कश्मीर में अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया। कश्मीरी राजनीति में लीग के प्रवेश ने मौजूदा सामाजिक ताने बाने में एक नया आयाम जोड़ा। इसने मुसलमानों को एक धार्मिक मंच पर जुटाने की कोशिश की। लीग के हस्तक्षेप के कारण महाराजा सरकार के खिलाफ आंदोलनों की एक श्रृंखला अब भविष्य की व्यवस्था को आकार दे रही थी। यह क्षेत्र, जो पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक अशांति से जूझ रहा था, 13 जुलाई 1931 को हिंसा में भड़क उठा। गोलीबारी की एक घटना में 22 आंदोलनकारी मारे गए थे,
जबकि भीड़ ने श्रीनगर जेल में एक विचाराधीन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता को रिहा करने की कोशिश की। कश्मीर की राजनीति में यह मोड़ एक ऐतिहासिक घटना साबित हुई। लीग के समर्थकों द्वारा कश्मीरी पंडितों के बारे में झूठी अफवाह, अर्धसत्य और आरोप फैलाकर समुदायों को विभाजित करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए गए ताकि उनके उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। नतीजतन शहर में हिंदुओं के खिलाफ दंगे, लूट, आगजनी और हिंसा हुआ। इसने मौजूदा सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर दिया और संदेह और अविश्वास का माहौल पैदा किया। इस दंगे के सदमे और टूटे हुए विश्वास ने घाटी में पंडितों को भयभीत किया। उनकी सामूहिक सोच अब ये बन थी कि इस बारे में कुछ करने की जरूरत है। आवश्यकता थी उनकी सुरक्षा की गारंटी की चिंताओं को संबोधित करने की। वे इस चैलेंज का समाधान तलाशने की सोच में लग गए। इस उथल-पुथल में पंडितों ने नेतृत्व की कमी महसूस की। दंगों के दौरान साक्ष्य एकत्र करने और राहत वितरित करने और पीड़ितों का मनोबल बनाए रखने में ज्यादातर स्वतंत्र रूप से अच्छा काम करने वाले युवाओं का समूह इस भूमिका में उभरा। जिया लाल किलम, शिव नारायण फोतेदार और अन्य लोगों के एक कोर समूह ने बहुत मंथन के बाद कश्यप बंधु को वापस आने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा। परिवर्तन और अनिश्चितता के समय कश्मीर घाटी में पहुंचने पर बंधु के पास अपने लोगों के लिए एक दृष्टि थी, जहां वे प्रगति के लिए प्रयास करेंगे और समाज में अपना सही स्थान पुनः प्राप्त करेंगे। उन्होंने एक ऐसे भविष्य का सपना देखा था जहां सुधार और एकता पंडितों को उनके सामने आने वाली चुनौतियों से उबरने में सशक्त बनाएगी। कश्यप बंधु खाली बोलने वाले आदमी नहीं थे, वह कार्रवाई में विश्वास करते थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरों को कार्य करने के लिए सशक्त बनाने में यकीन रखते थे। इसके लिए बंधु ने कश्मीरी पंडित समुदाय के बिखरते सामाजिक ताने बाने को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिखित शब्द की शक्ति को पहचानते हुए कश्यप बंधु ने मारतंड अखबार की स्थापना की, जो कश्मीरी पंडित समुदाय की चिंताओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए समर्पित था। मारतंड नाम को सावधानी से चुना गया था, जो कश्मीर के प्राचीन सूर्य मंदिर का प्रतीक था और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता था। मारतंड के पन्नों के माध्यम से बंधु ने समुदाय को संवाद, बहस और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। मार्टन ने समुदाय के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की और उनके अधिकारों और आकांक्षाओं की वकालत करने के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य किया। इस बीच जुलाई 1931 घटनाओं के बाद का आक्रोश अभी भी सुलग रहा था। पंजाब के मुस्लिम नेताओं ने उत्तर भारत में विरोध प्रदर्शनों के निरंतर अभियान से इस मुद्दे को जीवित रखा। वे महाराजा हरि सिंह सरकार पर इस प्रकरण की जांच के लिए एक आयोग बनाने के लिए दबाव डालने में सफल रहे। महाराजा कैबिनेट में सिविल सेवक और पंजाब में रहे ब्रिटिश प्रतिनिधि सर BJ ग्लैंसी की अध्यक्षता में ग्लैंसी कमीशन बना। मुस्लिम पक्ष द्वारा रखी गई मांगों को काफी हद तक कमीशन ने स्वीकार कर लिया और 1932 में प्रजा सभा सहित कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की। कश्मीरी पंडित जो इन घटनाओं से समान रूप से प्रभावित हुए थे, को लगा कि उन्हें हाशिए पर रखा गया है और उनके साथ नाइंसाफी की गई है। कश्यप बंधु के नेतृत्व में युवक सभा ने इसके खिलाफ रोटी एजिटेशन चलाया। 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह आंदोलन पंडितों पर ग्लैंसी आयोग की सिफारिशों के कुछ प्रतिकूल प्रभाव को उलटने में सफल रहा। मौजूदा परिस्थितियों में बंधु और उनकी टीम ने समझा कि कश्मीरी पंडित समुदाय का भविष्य उनके हाथों में टिका हुआ है। अपने दिल में इस विश्वास के साथ उन्होंने खुद को युवा कश्मीरी पंडितों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने युवा पीढ़ी में गर्व और उद्देश्य की भावना पैदा की। इस रणनीति के तहत युवक सभा के माध्यम से बंधु ने विभिन्न पहलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक समारोहों का आयोजन किया। इसने एकता को बढ़ावा दिया और लोगों को सामूहिक भलाई के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। युवक सभा के साथ उनके काम का प्रभाव गहरा था। उनके मार्गदर्शन में युवक सभा गतिविधि का एक केंद्र बन गई। बंधु जी और उनके युवा सहयोगियों ने रोटी आंदोलन की सफलता पर आगे निर्माण करते हुए पंडित समुदाय के मुद्दों की वकालत को आगे बढ़ाया और अपने राजनीतिक कार्यक्रम में सामाजिक सुधार भी शामिल किया। हारी पर्वत के माता शारिका देवीबल मंदिर में साप्ताहिक सभाओं के माध्यम से उन्होंने सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए कश्मीरी पंडितों को उत्साहित किया। महेश चंद्र रैना, तोता कौल जलाली, शंकर लाल कौल, प्रोफेसर जिया लाल कौल और RK भान द्वारा उत्थान के अभियान को भी आगे बढ़ाया।
एक आर्य समाजी सुधारवादी के रूप में लाहौर मुख्यालय में अपने दिग्गजों के साथ मिलकर काम करने के बाद कश्यप बंधु ने कश्मीर में आर्य समाजी स्वयंसेवकों के समूह को अपना समर्थन और विशेषज्ञता प्रदान की, जो पहले से ही कश्मीर में अभियान लाए थे। बंधु जी, जैसा कि उन्हें इस नाम से आमतौर पर संबोधित किया जाता था, समुदाय के खंडित सामंजस्य और कम आत्मसम्मान के गहरे कारणों में गए। वास्तव में उसे बहुत दूर देखने की जरूरत नहीं थी। उनका बचपन इन कठोर वास्तविकताओं से भरा था। एक एक करके उन्होंने इन सामाजिक बुराइयों और परंपरावाद को चुनौती थी और इनके खिलाफ अभियान चलाया। एक छोटे बच्चे के रूप में उन्होंने कश्मीर में सामाजिक आर्थिक संकट को देखा और महसूस किया था, जिसमें बड़े पैमाने पर गरीबी, सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक सुस्ती की विशेषता थी। इस परेशान सामाजिक व्यवस्था की दयनीय अभिव्यक्तियों में से एक सांस्कृतिक रूप से स्वीकृत विधुर और बूढ़े पुरुषों के लिए बालिका विवाह था। नतीजतन इन युवा महिलाओं की एक बड़ी आबादी, अनुमान के अनुसार लगभग 25% युवा होने पर विधवा हो जाती थी। विधवा पुनर्विवाह के सांस्कृतिक निषेध के साथ कानून के तहत गैर मान्यता से समस्या और भी बदतर थी। इन महिलाओं को बहिष्कार और अकेलेपन दोनों का सामना करना पड़ता था। विधवाओं की इन विकट परिस्थितियों का जीता जागता गवाह ताराचंद खुद अपनी विधवा बुआ का गोद लिया हुआ पुत्र था। अपने हाई स्कूल के छात्र वर्षों के दौरान शहर में अपने पड़ोसी विवाहित महिलाओं के लिए एक कुरियर के रूप में विधवापन और महिलाओं की दयनीय स्थितियों पर उनके दृष्टिकोण को काफी पहले आकार दिया था। इसलिए उन्होंने युवा नेता समूह के साथ प्राथमिकता सुधारों में से एक के रूप में विधवा पुनर्विवाह की वकालत पर जोर दिया। इन्हीं कोशिशों की वजह से पहली बार पंडितों के बीच ये शादियां शुरू हुई। इस सुधार अभियान में कश्मीरी महिलाओं की पोशाक फेरेन को बदलने की कड़ी एक सांस्कृतिक भूकंप से कम नहीं था। इसने कश्मीरी समाज की नींव हिला दी। कश्यप बंधु का मानना था कि महिलाओं के लिए फेरेन ठहराव और प्रगति के लिए एक बाधा का प्रतीक है। उन्होंने तर्क दिया कि हेडगियर यानी तरगा और पोशाक के अन्य कपड़े गर्दन पर मैल, गंदगी और महिलाओं में बीमारी फैल रहे हैं। उनका ये भी मानना था कि फेरन की पाबंदियों ने महिलाओं की गतिशीलता को सीमित कर दिया और समाज में उनकी भागीदारी में बाधा उत्पन्न की है। उनके समूह ने साड़ी को एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार यह आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक था। हालांकि ये परिवर्तन केवल कपड़ों के बारे में नहीं था, ये गहरे बैठे सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने और कश्मीरी महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत करने के बारे में था। बंधु के फेरेन सुधार को व्यापक प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने साड़ी को विदेशी संस्कृति को थोपने के रूप में देखा, जो उनकी पहचान के लिए खतरा था। समाज के भीतर रूढ़िवादी तत्वों ने परिवर्तन को परंपरा और धार्मिक मूल्यों पर हमले के रूप में देखा। विरोध के बावजूद बंधु अडिग रहे। उन्होंने सार्वजनिक बैठकें आयोजित की, पर्चे लिखे और यहाँ तक कि घर घर जाकर साड़ी को अपनाने की अथक वकालत की। फेरेन सामाजिक सुधार का प्रभाव घाटी में गूंज उठा। लोक गीतों का उदय हुआ, जो प्रवाह में एक समाज की चिंताओं और आकांक्षाओं को पकड़ते हैं। कुछ गीतों ने फेरेन के गायब होने पर शोक व्यक्त किया, जबकि अन्य ने साड़ी को सशक्तिकरण और प्रगति के प्रतीक के रूप में मनाया। ये गीत बदलते समय और सुधार के आसपास की जटिल भावनाओं का संवेदी प्रतिबिंब बन गए। जब इन सामाजिक सुधारों की गतिशीलता समुदाय के भीतर अपना प्रभाव पैदा कर रही थी, तभी दूसरी तरफ 1931 की घटनाओं के बाद राजनीतिक माहौल अभूतपूर्व गति से परिवर्तन कर रहा था। कश्मीर में पुरानी सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक संबद्धता क्रांतिकारी परिवर्तनों से गुजर रही थी। सदियों पुराने अंतर सामुदायिक संबंध धार्मिक पहचान के दावों के कारण तनाव में आ रहे थे। 1932 में मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलन में एक मील का पत्थर पार किया और एक युवा छात्र नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व में अखिल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नामक एक राजनीतिक दल के गठन की घोषणा की। मुस्लिम लीग तत्व नई राजनीतिक पार्टी के माध्यम से राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, जबकि प्रजा सभा ने रियासत की राजनीति में एक नई सोच होती नजर आ रही थी। असम मुस्लिम और पंडित दोनों समुदायों के उदारवादी वर्गों का एक निरंतर प्रयास प्रचलित सांप्रदायिक एजेंडे को कमजोर करने का काम भी रहा था। नतीजतन मुस्लिम सम्मेलन ने गैर मुसलमानों के लिए दरवाजे खोल दिए। राजनीतिक गतिविधियों में वृद्धि हुई थी और सरकार को सभा के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए फोरम भी बनाए जा रहे थे।
परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में अंतर सामुदायिक संवाद एक गर्म दृश्य बन रहा था। इस पृष्ठभूमि में पंडित कश्यप बंधु ने अन्य लोगों के साथ समुदाय की चिंताओं और आकांक्षाओं को आवाज देते हुए इन वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1936 तक राष्ट्रवाद ने सांप्रदायिकता को दबा दिया था, क्योंकि आंदोलन को समाज के सभी वर्गों के अधिकारों की एक आम लड़ाई के रूप में देखा जा रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कम वोट पाने के बाद राष्ट्रवाद के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम 1937 में शुरू किया गया था, जिसने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नेतृत्व को मुस्लिम लीग से दूर रखने में मदद की। अगस्त 1938 में नेशनल डिमांड या कौमी डिमांड लागू हुई और वास्तव में समावेशी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर अगले वर्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। पार्टी की नई कार्यकारिणी में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य शामिल किए गए। शेख अब्दुल्ला, मौलाना मसूदी, मिर्जा अफजल बेग, बख्शी गुलाम मोहम्मद, कश्यप बंधु, जियालाल किलम, प्रेमनाथ बजाज, शंभुनाथ पेशिन और सरदार बुद्ध सिंह अब कश्मीर में स्वतंत्रता आंदोलन का चेहरा बन गए। इस घटनाक्रम का कश्मीरी पंडित समुदाय पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि सामाजिक कार्य के पथप्रदर्शक राजनीति में चले गए। उनके द्वारा बनाए गए सामुदायिक विकास के लिए मंच दिशाहीन होने लगी और उन लोगों के हाथों में छोड़ दिया गया जिन्होंने उनके कदम को मंजूरी नहीं दी। बढ़ते मतभेदों ने अंततः कश्यप बंधु को युवक सभा से पूरी तरह से अलग कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने समुदाय के लिए सहानुभूति और काम करना नहीं छोड़ा। 1947-48 के पाकिस्तान प्रायोजित कबायली छापे के बाद आपातकालीन राहत और पुनर्वास अधिकारी के रूप में कश्यप बंधु का योगदान उनकी स्थायी विरासत का स्रोत बना रहेगा। पाकिस्तान से सशस्त्र कबायलियों ने सीमा पार की और कश्मीर पर आक्रमण किया। धार्मिक कट्टरता से प्रेरित होकर बारामूला, मुजफ्फराबाद और कुपवाड़ा जिलों में कई स्थानीय लोगों द्वारा सहायता प्राप्त इन हमलावरों के हाथों नरसंहार, बलात्कार, आगजनी, लूट, आतंक और सामूहिक धर्मांतरण से हजारों पंडित और सिख परिवार प्रभावित हुए। बंधु जी के भाई, जो मुजफ्फराबाद में तहसीलदार के रूप में काम करता था, इस हिंसा में मारा गया था। ये हिंसक अभियान कश्मीर के भारत में विलय के बाद समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय सेना ने आक्रमणकारियों को घाटी से बाहर खदेड़ दिया। एक हमदर्द सामुदायिक नेता के रूप में बंधु प्रतिरोधक क्षमता का प्रतीक बन गए। उन्होंने युवक सभा के कार्यकर्ताओं और नेशनल कॉन्फ्रेंस कैडर दोनों को राहत प्रदान करने के अलावा हिंसा से हुए मनोवैज्ञानिक घावों को संबोधित करने के लिए कहा। उन्होंने शंभुनाथ ओगरा, श्यामलाल शाल्ला, रामेश्वरी नेहरू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्वयंसेवकों और अन्य प्रमुख पंडितों के एक समूह के साथ प्रत्येक प्रभावित गांव और बस्ती का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों को सांत्वना दी और नव धर्मांतरित लोगों को उनके जन्म धर्म में बहाल किया। इस विशाल त्रासदी और शरणार्थी स्थिति से उनके बुद्धिमानी ने न केवल स्थिति को संभाला, बल्कि कश्मीरी पंडितों को इन क्षेत्रों में एक मजबूत समुदाय के रूप में वापस लाया। इस संकट से निपटने के दौरान उन्हें पंडितों के बीच लोकप्रियता मिली, लेकिन कुछ साल बाद वो उनके गुस्से और हताशा का टारगेट बन गए। 1951 में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के भूमि सुधारों का विरोध नहीं करने के लिए उन्हें अपने समुदाय के सदस्यों की आलोचना का सामना करना पड़ा। गरीब किसानों की भलाई के सुधारों को बिना मुआवजे के जल्दबाजी में लागू किए जाने से हिंदुओं में बहुत नाराजगी पैदा हुई। चूंकि इन सुधारों ने आम जनता को प्रभावित नहीं किया और फिर भी जमींदारों के पास पर्याप्त जमीन छोड़ दी, बंधु ने इस आलोचना को गले लगा लिया। हालांकि 1971 में मीर कासिम सरकार द्वारा जोतने वालों के लिए भूमि सुधारों की दूसरी लहर ने उन्हें आहत किया और उस समय उन्होंने खुद को इसे रोकने के लिए असहाय पाया। कश्मीरी पंडित समुदाय को विरासत में मिली जमीन के जब्त होने से एक नेता के रूप में उनकी विरासत पर सवालिया निशान लग गया। समुदाय को इस सजा और बढ़ते कट्टरपंथ की दोहरी मार ने कश्मीर में सामान्य जीवन से धीरे धीरे अछूता बना दिया और फिर 1990 के पलायन रुके नहीं रुका। कश्यप बंधु नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी समिति के सदस्य बने और देश नामक एक समाचार पत्र भी शुरू किया। इस बिंदु पर उन्होंने युवक सभा के साथ अपने औपचारिक संबंधों को तोड़ दिया। उन्होंने खुद को नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया और एक प्रभावशाली आवाज बन गए। उनमें असहमति के मुद्दों पर बात करने का साहस था, यहाँ तक कि अवसरों पर बाहर भी चले गए।
एक बार तो उन्होंने विरोध के तौर पर कुछ समय के लिए पद छोड़ दिया था, लेकिन उनके विश्वस्त मित्र मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग ने उन्हें हमेशा उसे वापसी के लिए राजी किया करते थे। उन्हें शेख अब्दुल्ला और बेग के साथ 1953 के षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुलिस की गिरफ्तारी से पहले शेख उनसे ही बात करना चाहता था। कुल मिलाकर उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 8 साल जेल में बिताए। 1947 में भारत में राज्य के विलय के बाद शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में कश्यप बंधु ने पहले भारत पाकिस्तान गतिरोध से प्रभावित नमक आपूर्ति के महत्वपूर्ण विभाग को संभाला और फिर एक आपातकालीन राहत अधिकारी के रूप में पीड़ितों और पाकिस्तानी कबायली छापे के बचे लोगों की मदद की। 1953 तक जब शेख सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था, तब तक उन्होंने देहात सुधार या ग्रामीण विकास के महानिदेशक के रूप में काम किया। यहाँ भी उन्होंने साबित किया कि वह कश्मीरियों के कल्याण के लिए कितने समर्पित हैं। चूंकि धन की कमी और सीमित थी, इसलिए उन्होंने दूरदराज के गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए सामुदायिक हल शुरू किया। भूमि को ग्राम समुदाय द्वारा खोदा और समतल किया गया था और उनके विभाग ने इन स्वयं सेवकों को केवल चाय और कच्चा प्रदान किया था। उन्होंने खुद अपने वेतन के रूप में केवल 1 रुपया लिया। यह न केवल सड़कें थी, बल्कि व्यावहारिक रूप से मुर्गी पालन से लेकर पशुपालन और वानिकी तक आर्थिक गतिविधि के हर पहलू पर उनका ध्यान गया। ग्रामीण विकास के इस उत्कृष्ट रिकॉर्ड ने 1964 में जीएम सादिक सरकार को सुंबल ब्लॉक में झेलम नदी से सटे निचले इलाकों में बाढ़ जल शमन परियोजना के लिए परियोजना निदेशक के रूप में नियुक्त किया। अगले 3 वर्षों के लिए उनके तहत ये परियोजना गांवों के चारों ओर 27 किलोमीटर बैरियर का निर्माण करके वुला से बाढ़ के पानी को ब्लॉक में रोकने में सफल रही। मिट्टी को एक साथ रखने के लिए रिकॉर्ड 10 लाख विलो लगाए गए। इसके अंत में ब्लॉक, जिसे अन्यथा सैनी व निचले पानी के डंप के रूप में जाना जाता था, एक उच्च फसल उपज के साथ उपजाऊ भूमि में बदल गया। इस प्रकार नाम बदलकर सोनावारी कर दिया गया, जिसका अर्थ है सुनहरा बगीचा। 1957 में कश्यप बंधु की जेल से रिहाई के लिए जमानत की शर्तों में से एक श्रीनगर शहर की सीमा में प्रवेश नहीं करना था। इसने उन्हें अपने पैतृक गांव और उसके आसपास के कारावास में रहने के लिए मजबूर किया। उन्होंने इसके बाद लगभग राजनीति छोड़ दी और एक सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत किया, लेकिन अपने गांव में एक किसान के रूप में जीवन का आनंद लिया। एक साहित्यिक के रूप में जिसकी शुद्ध उर्दू और अंग्रेजी, फारसी, हिंदी और फिर 70 से अधिक उम्र में संस्कृत भाषा पर महारत थी, कश्यप बंधु को हमेशा अध्ययन में व्यस्त रखा। वह अपने घर पर लोगों और आगंतुकों से मिलते थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वह कई अखबारों के संपादक मित्रों के संपर्क में थे और अखबारों और पत्रिकाओं के बंडल और चिट्ठियां उनके घर आ जाती थीं। उनके डाक की मात्रा को देखते हुए इसके लिए गांव में एक पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उनके अप्रकाशित लेखन, जो किसी साहित्यिक और ऐतिहासिक खजाने से कम नहीं हो सकते थे, खो गए। अपने पूरे जीवन में एक अनुशासनवादी रहे कश्यप बंधु ने शायद खुद से वादा किया था कि वह अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। इस इनकार ने बंधु जी को अपने परिवार से तोड़ दिया। उनकी पत्नी और बेटा जम्मू चले गए। उन्होंने गांव में ही दाह संस्कार के निर्देश दिए थे। 18 दिसंबर 1985 को उनका निधन हो गया। कश्मीर के अतीत में सबसे अशांत अवधि में से एक के दौरान उभरे एक सच्चे नेता कश्यप बंधु को विश्वास, समाज सुधार, पुनर्निर्माण और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा।